तो अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं इस टॉपिक का नाम है परितंत्र। एबीएस के ये महत्वपूर्ण टॉपिक आते हैं, इसको हम इकोसिस्टम भी कह सकते हैं, परितंत्र। ठीक है, तो परितंत्र जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है जैविक और एक होता है अजैविक। तो हम लोग समझेंगे पहले जैविक क्या होता है और फिर समझेंगे अजैविक क्या होता है। जैविक का मतलब होता है जीवों से संबंधित, मतलब जीवों से जुड़ा हुआ जो घटक होगा। घटक का मतलब होता है जैसे कि कोई तत्व कह सकते हैं हम लोग, एलिमेंट्स कह सकते हैं। ठीक है, तो जैविक घटक का मतलब हो गया जीवों से जुड़ा हुआ। जैसे कि गाय का गोबर है तो वह कहाँ से, जीव से ही उत्पन्न होता है, इसलिए वो जैविक घटक कहलाएगा। ठीक है, वहीं पर अगर बात करें हम पेट्रोल डीजल की तो वो जैविक घटक के अंतर्गत नहीं आएगा। ठीक है, अब है अजैविक घटक। तो ऐसा घटक जो जीवों से संबंधित नहीं हो उसको हम लोग अजैविक घटक कहेंगे। आगे धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा जैविक और अजैविक क्या है, डिफरेंट क्या है। जैविक घटक के अंतर्गत आता है सबसे पहले उत्पादक। और उत्पादक किसे कहा जाता है, उत्पादक कहा जाता है पौधे को। पौधे को, हरे पौधे को उत्पादक कहा जाता है, जो स्वपोषी भी कहलाते हैं। और जैविक घटक के अंतर्गत उपभोक्ता भी आते हैं। उपभोक्ता मतलब जो इस जो उत्पादन होता है जो उसका उपयोग करता है। उपभोक्ता मतलब उपयोग करने वाला या प्रयोग करने वाला। ठीक है, उपभोक्ता मतलब प्रयोग करने वाला। और एक होता है अपघटक। अपघटक का मतलब होता है जो मतलब किसी हानिकारक पदार्थ जो वातावरण में हो उसको अपने अंदर मतलब वो संभाले। जैसे कि सुअर, अगर आदमी का जो लेट्रिन होता है सड़क के अगल बगल में और सुअर खा जाता है तो सुअर क्या कहलाएगा, अपघटक। जैसे बहुत सारे ऐसे जीव होते हैं जो मरे हुए जीव को खा जाते हैं तो वो हमारे वातावरण को साफ कर देता है, यानी कि हमारे वातावरण के लिए वो क्या कहलाएगा, वो अपघटक कहलाएगा। वो घुट जाता है इसलिए उसको हम लोग अपघटक कहेंगे। क्लियर है। तो पहले हम लोग पढ़े जैविक के बारे में। जैविक में बताए थे कि जीव से संबंधित होगा और जैविक में बताए थे कि वह जीव से संबंधित नहीं होगा। ठीक है, जैविक के अंतर्गत उत्पादक आते हैं। और उत्पादक मतलब पेड़ पौधा, और उत्पादक क्या कौन आता है, उपभोक्ता जो उसका उपयोग करता है। और तीसरा आता है तुमको अपघटक। बात समझ में आ गया। तो ये था जैविक के बारे में। फिर अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं आगे वो है उपभोक्ता कितने तरह के होते हैं, मतलब उपयोग करने वाले कितने तरह के होते हैं। तो ध्यान दो कि वातावरण में एक जो होते हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं जिसको हम लोग शाकाहारी कहते हैं। तो अपने वातावरण में शाकाहारी जीव होता है कि नहीं होता है, तो ये प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आता है। दूसरा द्वितीयक उपभोक्ता जो शाकाहारी को खाने वाला हो। अब जैसे देखो शाकाहारी को खाने वाला हो तो शाकाहारी को कौन खाता है, जैसे मान लो बकरा है, बकरा को कौन खाता है, शेर खा जाता है, तो ये द्वितीयक उपभोक्ता हो गया। तृतीयक हो गया जो मांसाहारी को खाने वाला हो। तृतीयक मतलब हो गया जो मांसाहारी को खाए, जैसे मान लो चूहा को खा लेता है, बिल्ली, तो ये क्या उपभोक्ता कहलाएगा, तृतीयक उपभोक्ता कहलाएगा। प्राथमिक उपभोक्ता मतलब जो शाकाहारी हो, जो साग सब्जी खाता हो। और द्वितीयक उपभोक्ता का मतलब जो शाकाहारी को खाता हो। और तृतीयक उपभोक्ता का मतलब जो मांसाहारी को खाता हो। क्लियर है। प्राथमिक उपभोक्ता का मतलब क्या हुआ, जो शाकाहारी को खाता हो। द्वितीय उपभोक्ता मतलब जो शाकाहारी, अरे गलती बता दिया। प्राथमिक उपभोक्ता मतलब जो साग सब्जी खाता हो, जो केवल साग सब्जी ही खाता हो। उसमें तुम बकरी को भी ले सकते हो, है कि नहीं, उसमें मनुष्य को भी ले सकते हो, लेकिन मनुष्य सर्वाहारी में आ जाता है। लेकिन शाकाहारी में भी वो होता है जो जो नहीं खाता है कुछ, मतलब मांस वगैरह नहीं खाता है, वो शाकाहारी कहलाएगा। ठीक है, तो प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत तुम जैसे वैसे जानवर ले सकते हो जो हरा पौधा खाता है या मतलब मांस नहीं खा करके कोई दूसरा चीज खाता है। ठीक है, तो उसको शाकाहारी कहेंगे। और शाकाहारी को जो खाता है उसको हम लोग द्वितीयक उपभोक्ता कहते हैं। ठीक है, इसके बाद है तृतीयक उपभोक्ता जो शाकाहारी को खा जा मांसाहारी को खाता है। ठीक है, तो ये था उपभोक्ता के प्रकार। तो वातावरण में उपभोक्ता के कितने प्रकार हैं, कौन कौन से हैं। प्राथमिक उपभोक्ता किसे कहते हैं, हाँ, द्वितीय उपभोक्ता जो शाकाहारी को खाता है, तृतीय उपभोक्ता जो मांसाहारी को खाता है। अब आगे जो हम लोग पढ़ेंगे अजैविक घटक के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो अजैविक घटक के अंतर्गत ये अजैविक घटक है और इसके अंतर्गत ये लाइन खींचा हुआ है नीचे की ओर। जो अजैविक घटक के अंतर्गत आता है अकार्बनिक पदार्थ। ठीक है, जैसे कि उदाहरण के रूप में है
O2 मतलब ऑक्सीजन, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और N2 मतलब नाइट्रोजन और H2 मतलब हाइड्रोजन होता है। ठीक है, कार्बनिक पदार्थ आते हैं और कार्बनिक पदार्थ आते हैं और साथ में जलवायु आता है। कार्बनिक पदार्थ के अंतर्गत जैसे प्रोटीन आता है, कार्बोहाइड्रेट आता है। जलवायु के अंतर्गत प्रकाश, ताप, ETC, ये सब तुमको हो गया अजैविक घटक। बात समझ में आ गया? ठीक है ना। फिर हम लोग पढ़ेंगे कि घनत्व, जिसको हम लोग अंग्रेजी में डेंसिटी कहते हैं। डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है द्रव्यमान बट्टा आयतन। तो बताओ कि द्रव्यमान का मात्रक क्या था, कल बताए थे किलोग्राम। और आयतन का मात्रक क्या होता है? आयतन को हम लोग नहीं, स्टेरेडियन नहीं होता है। आयतन को हम लोग मतलब उसको V3 से दर्शाते हैं उसको, ठीक है ना। V लिखते हैं यहाँ पर। आयतन नहीं था वो चीज, फैराडे वाला जो था ना वो आयतन नहीं था, वो दूसरा चीज था। ठीक है, हम धारिता, हाँ धारिता जो था वो फैराडे था उसका। तो घनत्व बराबर हो गया द्रव्यमान बट्टा आयतन। इसको हम लोग याद रखेंगे। घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है? तो द्रव्यमान बट्टा आयतन। ठीक है। फिर है वेग। वेग का मतलब बताए थे कि इसको हम लोग मोशन भी कह सकते हैं और हम लोग इसको गति भी कह सकते हैं, इसको हम लोग चाल भी कह सकते हैं, इसको हम लोग स्पीड भी कह सकते हैं। ठीक है, ये कह सकते हैं लेकिन परफेक्टली ये ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, जैसे विस्थापन है। विस्थापन का मतलब क्या होता है वो समझ लो। जैसे मान के चलो ये दूरी है, ठीक है। मान के चलो हमको ये स्कूल है और मेरा घर यहाँ पर ये है, ठीक है। तो हम स्कूल से घर इस रास्ते से वैसे जा सकते हैं, इस रास्ते से वैसे जा सकते हैं, लेकिन इसमें देखो कि सबसे कम नजदीक कौन किस रास्ते से पड़ेगा। अगर ये हम 20 से चल जाते हैं तो नजदीक पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। तो यही है कि मतलब दो बिंदुओं के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है उसको ही हम लोग क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। तो ये विस्थापन दूरी कहलाएगा ना, दूरी कहलाया। तो मान लो यहाँ पर दूरी है, यहाँ पर समय है, तो चाल का फॉर्मूला क्या आता है? दूरी बटा समय। तो इसलिए हमको वेग को हम लोग गति भी कर सकते हैं, चाल भी कर सकते हैं और स्पीड भी कर सकते हैं। बात समझ में आ गया? तो वेग बराबर जो होता है विस्थापन बटा समय। वेग मतलब दिमाग में रखता है। अगर वेग नहीं याद रहेगा तो चाल याद रख लेना, क्योंकि वेग को हम पहले बोलते चाल भी कर सकते हैं। चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर तो याद रहेगा। चाल किसी चीज का जब हम नापेंगे तो चाल, जैसे ट्रेन का चाल नापेंगे तो दूरी कुछ न कुछ चलता है ना, कितना समय चलता है वो बताता है ना। तो दूरी बटा समय अर्थात विस्थापन बटा समय। विस्थापन किसे कहते हैं ये बता दिए। दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। ठीक है। घनत्व बराबर क्या बोले हम? घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। और आयतन का जो हम ये बोले थे मात्रक क्या था? तो फैराडे था। ठीक है। वही बात करेंगे हम लोग अगर त्वरण के बारे में। तो त्वरण का मतलब पहले हम समझाते हैं। जैसे कि मान के चलो ठीक है, अब मान के चलो कोई बॉल है, ठीक है। इस बॉल को हम क्या किए? फेंके। अब ये बॉल अभी फेंका, जैसे मतलब लुढ़क रहा है, लुढ़क रहा है। जब वो लुढ़क रहा है और ऊपर से एक और गति लगा दिए, मतलब पैर से और जोर से मार दिए, तो ये बॉल का स्पीड क्या होगा? और ज्यादा हो जाएगा ना। इसी को कहा है त्वरण। बात समझ आ रहा है? तो त्वरण तो यही है। तो मान के चलो हम यहाँ से बॉल गुड़क रहा था, लुढ़क रहा था, इसको पैर से मार दिए, तो उसके चाल में परिवर्तन होगा कि नहीं होगा? इसलिए त्वरण का जो हो गया तुमको फॉर्मूला, वेग में परिवर्तन मतलब चाल में परिवर्तन, क्योंकि वेग को ही हम लोग चाल भी कहते हैं। या स्पीड में परिवर्तन, तो स्पीड बढ़ जाएगा कि नहीं? अभी जस्ट बोले हो ना कि स्पीड बढ़ जाएगा, और स्पीड बढ़ेगा तो फिर समय भी तो ज्यादा लगेगा। इसलिए याद कर लो कि त्वरण का मात्रक जो हो जाएगा, त्वरण का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा वेग परिवर्तन बटा समय। बात समझ में आया कि नहीं? वेग परिवर्तन बटा समय, ये था तुमको त्वरण का फॉर्मूला। ठीक। अब चलो आगे बात करते हैं संवेग का। संवेग का जो फॉर्मूला होता है वो होता है द्रव्यमान गुने वेग। फॉर्मूला जो भी है उसको थोड़ा देखते रहना, जहां तक बेसिक कॉन्सेप्ट हम समझ पा रहे हैं उसको हम बताने की कोशिश कर ही रहे हैं। ठीक है, वैसे पढ़ने के दौरान ही हो जाएगा, ज्यादा कुछ भी नहीं। देखो तुमको ज्यादा कुछ भी नहीं पढ़ना है, पहले तो ये दिमाग में तुम रख लो हमको पढ़ाई के प्रति पूर्ण रूप से ख्याल है। बाकी थोड़ा क्लास टीचर होता है वो हम समझ रहे हैं, लेकिन नहीं होना चाहिए, फिर कोशिश करें कि नहीं हो। लेकिन जितना हम पढ़ाते हैं तुम उसी को कंप्लीट करो, उससे आगे मत बढ़ो। हाँ, मास्टर जो वहाँ मतलब जो सजेशन किया है कि ये पढ़ना है तो वो चीज हमको दे दो, वो बता दिया करो। तो त्वरण का मतलब हम बता दिए तुमको, ये कॉन्सेप्ट समझाए। तो त्वरण में तुम बिना देखे हुए बताओ कि त्वरण का फॉर्मूला क्या होगा? वेग परिवर्तन दिमाग में सोच के, क्योंकि हम बोले कि त्वरण का मतलब क्या होता है?
चाल बढ़ जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। मतलब अब जैसे कोई वस्तु जा रहा है, उसको अगर हम पैर से मार देंगे तो उसके वेग में स्पीड में परिवर्तन, इसलिए ऊपर में हो जाएगा वेग में परिवर्तन, और बटा में समय भी ज्यादा लगेगा ना, तो समय हो गया। ठीक है, ये समझ में आ गया। अच्छा, वेग बराबर अगर फॉर्मूला पूछ दे तो क्या होगा? वेग तो बोले विस्थापन बटा समय। ये वेग से विस्थापन, गौ से वेग, गौ से विस्थापन, इसलिए विस्थापन बटा समय। अब आगे है, बताए थे रात में हम। अच्छा, ये संवेग, संवेग बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है द्रव्यमान गुने वेग। संवेग का फॉर्मूला क्या होता है? देखो, अब संवेग को क्या समझ लो, संवेग मतलब सबका वेग। अगर सबका वेग ले तो अपने मतलब तुम ही लोगे तो तुमको भारी लगेगा, है कि नहीं? हम बोले थे ना कि द्रव्यमान को हम लोग भारी भी कर सकते हैं रात में। तो देखो, सबका वेग मतलब समवेग, मतलब सबका वेग लोगे तो भारी लगेगा, मतलब द्रव्यमान, और गुने वेग, क्योंकि सबका तुम क्या चीज लिए हो, संवेग में एगो याद रखना कि वेग होबे करेगा, सबका वेग लोगे ना तो भारी लग जाएगा ना, तो वेग भारी लगेगा ना, तो इसलिए द्रव्यमान गुने वेग। बात समझ में आया? फिर आगे है बल। बल जो है हम लोग किसे कहते हैं? तो धक्का या खिंचाव को हम लोग बल कहते हैं, धक्का या खिंचाव को बल कहते हैं। तो देखो, बल जो है हम लोग किसी वस्तु में भी लगा सकते हैं ना। और जब हम किसी वस्तु में बल लगाते हैं, मान लो इसमें हम बल लगा रहे हैं, तो इसको ऐसे करके हम उठाएंगे, तो उठाएंगे तो भारी लगेगा ना, तो इसलिए बल बराबर भारी लगेगा तो द्रव्यमान हो जाएगा। और जब उठाएंगे तो ये वस्तु ऐसे रखा हुआ था, इसको जब उठाएंगे तो इसके वेग में मतलब इसके स्पीड में परिवर्तन हो जाएगा ना, तो इसलिए बल बराबर हो जाएगा तुमको द्रव्यमान गुणे त्वरण। ठीक है, त्वरण का मतलब स्पीड पहले की अपेक्षा बढ़ जाना। ठीक है, कार्य का मात्रक क्या होता है बताओ? रात में बताए थे, कार्य का मात्रक होता है जूल, और इसके जैसा ही एक और चीज का मात्रक होता है जूल, ऊर्जा का। कार्य और ऊर्जा का मात्रक होता है जूल, और कार्य बराबर जो होता है वो बल गुने विस्थापन। ठीक है, कार्य बराबर बल गुने विस्थापन होता है। एक बार पुनः हम ऊपर से रिपीट कर रहे हैं, फिर देखो ट्रिक्स के साथ। घनत्व बराबर क्या बोले थे? घनत्व बराबर द्रव्यमान बट्टा आयतन। घनत्व बराबर क्या बोले हैं? द्रव्यमान बट्टा आयतन। ठीक है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बट्टा आयतन हो गया। इसके बाद वेग बराबर क्या हो गया? वेग बराबर विस्थापन बटा समय, विस्थापन बटा समय हो जाएगा, वेग बराबर विस्थापन बटा समय। इसके बाद त्वरण बराबर हो जाएगा वेग परिवर्तन बटा समय। त्वरण बराबर क्या होगा? वेग परिवर्तन बटा समय। ठीक है, संवेग बराबर क्या होगा? संवेग बराबर होगा द्रव्यमान गुने वेग। संवेग बराबर द्रव्यमान गुने वेग। संवेग वाला में क्या ट्रिक होता है? संवेग में देखो, सब का वेग लोगे तो भारी लगेगा, मतलब भारी का दूसरा भाषा द्रव्यमान होता है, इसलिए द्रव्यमान, सब का वेग ले रहे हो तो द्रव्यमान गुने वेग। बल बराबर क्या हो जाएगा? बल बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण। कार्य बराबर बल गुने विस्थापन। ठीक है, एक बार इसको हम रिपीट करेंगे कि अकार्बनिक पदार्थ के अंदर क्या क्या आता है। तो अकार्बनिक पदार्थ के अंतर्गत आता है जैसे कि ऑक्सीजन, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जैसे कि नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, इस तरह से विभिन्न गैस जो होते हैं वो अकार्बनिक पदार्थ के अंतर्गत आता है। बताओ, अकार्बनिक पदार्थ के अंदर क्या सब आता है? विभिन्न प्रकार के गैस, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, हाँ, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन सब आता है। कार्बनिक पदार्थ के अंतर्गत क्या आता है? तो प्रोटीन आता है। ठीक है, तो कार्बनिक पदार्थ अगर पूछे कि प्रोटीन क्या है तो क्या बोलोगे? प्रोटीन एक कार्बनिक पदार्थ है। कार्बोहाइड्रेट क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट एक कार्बनिक पदार्थ है। क्लियर? जलवायु के अंतर्गत क्या आता है? प्रकाश आता है, ताप आता है। ठीक है, और इत्यादि भी आता है, दूसरा चीज भी आता है। तो प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत क्या आता है? प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत शाकाहारी आता है। द्वितीय उपभोक्ता के अंतर्गत क्या आता है? जो शाकाहारी को खाता है, जो शाकाहारी को खाता है। तृतीय के अंतर्गत क्या आएगा? जो मांसाहारी को खाता है, उसे हम तृतीय उपभोक्ता कहते हैं।